हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग अवरोधन दूरी के बारे में और गुरुत्व के अधीन गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग गति के समीकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं और गति के समीकरणों का ही उपयोग करते हुए देखिए अवरोधन दूरी क्या है। स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लो जैसे कोई वस्तु गतिमान है, मान लो कोई गाड़ी है, चल रही है एक समान चाल से, किसी चाल से चली जा रही है। आप उस पर ब्रेक लगाते हो। ब्रेक का मतलब एक मंदक बल लगाते हो कि उसकी गति धीरे हो जाए। अब मंदक बल लगाते हो तो उसके कारण मंदक त्वरण उत्पन्न होगा उसमें, यानी मंदन उत्पन्न होगा। उसके कारण ब्रेक लगाने पर वस्तु का या गाड़ी का वेग लगातार, चाल लगातार उसकी घटती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो गाड़ी रुक जाएगी। जहाँ से आपने ब्रेक लगाना शुरू किया था और जहाँ गाड़ी रुकी है, उन दोनों के बीच में उस दौरान जितना दूरी तय की होगी उस दूरी को हम अवरोधन दूरी कहते हैं। सरलता के लिए ऐसे प्रश्नों में हम मान लेंगे कि मंदक बल एक समान लग रहा था तो पूरी गति के दौरान एक समान मंदन उत्पन्न था। हम लोग एक कुछ इस पर प्रश्न देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर जा रही है या नीचे की ओर आ रही है तो गति के समीकरणों में हम क्या बदलाव करें कि हमें वहाँ पर राशियों के मान प्राप्त हो जाए। तो ये दो चीज़ें हम लोग आज देखेंगे मुख्य रूप से। तो पहले देखते हैं अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? किसी गतिमान वस्तु पर मंदक बल लगाने पर वह जितनी दूर चलकर रुक जाती है, मतलब वह वस्तु जितनी दूर चलकर रुक जाती है, उस दूरी को उस वस्तु की अवरोधन दूरी कहते हैं और प्रायः इसे ds से प्रदर्शित करते हैं। d फॉर डिस्टेंस, एस का मतलब स्टॉपिंग, उतनी दूर चल करके वो रुक गई है। अब एक स्थिति देखते हैं कि अगर u वेग से गतिमान किसी वस्तु पर एक समान मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण, मान लो त्वरण अगर a था तो ऋणात्मक मान है तो -a। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी गति की दिशा या आप कह लो वेग की दिशा और त्वरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी या गति की दिशा और त्वरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो हम त्वरण ऋणात्मक लेंगे। ठीक, तो अभी जैसे वस्तु मान लो गति कर रही है इस तरफ, ब्रेक आप लगा रहे हो तो ब्रेक के कारण जो मंदक बल त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो पीछे की ओर उसको, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक हम लेंगे। अभी फिलहाल ये मान चलो कि गति का विरोध कर रहा हो या गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो त्वरण ऋणात्मक और उसका मतलब वो मंदन है। तो u प्रारंभिक वेग से कोई वस्तु गतिमान है, -a उस पर मंदन लग रहा है और ds दूरी चलकर अगर वह रुक जाए, जब रुक गई है तो अंतिम वेग उसका 0 हो गया है। तो गति के तीसरे समीकरण यानी v² बराबर u² प्लस 2as से हम क्या कर सकते हैं, अंतिम वेग v बराबर 0 है, वस्तु रुक गई है। u प्रारंभिक वेग है, ठीक है, जिससे वो चल रही थी। a त्वरण है, यहाँ पर हमारा -a हो जाएगा और यस दूरी का मतलब चली गई दूरी, यानी अभी यहाँ फिलहाल हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है यानी अवरोधन दूरी। तो हम ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पर ये u² माइनस 2a ds बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 का स्क्वायर है, यानी इसको आप दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो हो जाएगा u² बराबर 2a ds या ds बराबर तो 2a नीचे आ जाएगा। परिमाण अगर हम कहें कि u प्रारंभिक वेग है और एक समान त्वरण मंदन उस पर लग रहा है या ऋणात्मक त्वरण लग रहा है तो दूरी ऐसे होगी। वैसे ये सूत्र ना भी ध्यान में हो तो हम लोग गति के समीकरण का सीधे उपयोग करके निकाल लेंगे। फिर भी एक बार एक नाम था तो इसे देखना था। अब आगे देखते हैं गुरुत्व के अधीन गति। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। गुरुत्व का मतलब गुरुत्व बल, गुरुत्व बल का मतलब पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस गुरुत्व बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब पृथ्वी सतह के समीप किसी स्थान पर कोई वस्तु अगर स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रही है तो उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल g से व्यक्त करते हैं और इसकी दिशा सदैव नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ठीक, अब यह भी अगर वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, चाहे तो आपने कुछ प्रारंभिक वेग दे के ऊपर की ओर फेंका, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो भी क्या है, वस्तु की गति ऊपर की ओर की दिशा में, त्वरण नीचे की ओर की दिशा में। चूंकि यहाँ पर त्वरण दो ही संभव स्थितियाँ होंगी, अगर आपने भूसतह के लंबवत ऊपर की ओर फेंका है या किसी स्थान से वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रही है तो केवल दो ही संभव स्थितियाँ हैं। एक, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, वेग हमारा ऊपर की ओर है, गति की दिशा ऊपर की ओर है, तब हमारा त्वरण नीचे की ओर है। और जब गति के दिशा के विपरीत दिशा में त्वरण होगा तो g की जगह पर हम -g रखेंगे, वो समझ लो फिर मंदन का काम कर रहा है। क्योंकि किसी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हो कुछ वेग से
तो समय बीतने के साथ साथ उसके वेग में कमी आती जाती है। फिर कुछ समय बाद वो स्थिर हो जाता है। अब स्थिर होने पर वहाँ रुका नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार उस पर गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है। वहाँ से फिर वो नीचे गिरना शुरू करता है और फिर उस तरह से उसकी गति होती है। तो अब जब नीचे की ओर, अच्छा मान लो नीचे की ओर जब गिर रहा है तब क्या है, गति नीचे की ओर, त्वरण नीचे की ओर, दोनों समान दिशा में, तो त्वरण का चिन्ह धनात्मक। हम लोग केवल एक दो छोटे से परिवर्तन है तो है, यह भी एक सरल रेखा में गति का ही उदाहरण है। अगर किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब भू सतह के लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया है या किसी स्थान से वो मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है तो सतह के लंबवत आएगी वो पृथ्वी के केंद्र की ओर, क्योंकि उसी दिशा में उस पर बल लग रहा है। तो फिलहाल यह भी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा उस स्थिति में जब ये सतह के लंबवत गति कर रही है, क्योंकि तब उस पर गति की दिशा में या गति की दिशा के विपरीत दिशा में ही त्वरण कार्य कर रहा है, तो वह दिशा नहीं बदलेगी, वस्तु उसी सरल रेखा में गति करेगी, वेग उसके बदलेगा। भिन्न भिन्न समयों पर क्या स्थितियां होंगी, तो हम लोग अभी दो स्थितियां देखते हैं। एक कि जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है। अच्छा, एक तो क्या है, दूरी, जो हम लोग रेखीय गति में मतलब सरल रेखा में यश से व्यक्त करते थे, जब ऊर्ध्वाधर रूप में चलेंगे तो प्रायः उसको ऊंचाई कहते हैं, हाइट, है ना। तो जो लीनियर डिस्टेंस, रेखीय मतलब दूरी को अगर आप रेखीय कहो तो ज़्यादातर यश से व्यक्त करते हैं, और ऊर्ध्व दूरी की जब बात करते हैं तो यश से व्यक्त करते हैं। उसी तरह से अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण मतलब रेखीय स्थिति में हम प्रायः स्मॉल ए से व्यक्त करते थे, और ऊर्ध्व स्थिति में जब आप आ जाओगे यानी ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो वो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी। ये दो परिवर्तन होंगे, यानी यश की जगह पर एच और ए की जगह पर जी रखेंगे। फिर जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तब हमारी क्या है, जब इधर जा रही है, ये हमारी हो गई गति की दिशा, ठीक, ये गति की दिशा है। और जी की दिशा क्या है, जी हमारा इस दिशा में है। तो इसका मतलब गति के समीकरणों में हम क्या करेंगे, जी के स्थान पर, ए के स्थान पर माइनस जी में, ए की जगह पर हम लोग रख देंगे माइनस जी। क्यों, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, वस्तु जा रही है ऊपर की ओर, त्वरण है नीचे की ओर। तो इस समय अब जब ऊपर की ओर की आप गति की बात कर रहे हो तो आपका पहला समीकरण क्या हो जाएगा, वहाँ क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ भी अभी भी उसी तरह v बराबर u प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा माइनस जी ना, t, या इसी को आप कह सकते हो u माइनस जी टी। ये हो जाएगा गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा, दूसरा था वहाँ यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस की जगह यच बराबर यू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, या इसी को आप कह सकते हो यच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान रखना ये वाला जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तब के लिए समीकरण है। तीसरा, किसी समय पर अगर वेग v है कुछ समय चल लेने के बाद, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह माइनस जी, यस की जगह एच, ठीक। तो या इसको आप कह सकते हो कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच। तो ये गति के समीकरण एक, यानी यहाँ से आप कह लो, या इसको भी एक बार अलग से लिख लेते हैं, v बराबर u माइनस जी टी पहला है, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरा है, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh ये तीसरा समीकरण होगा। कब, जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है। अच्छा, इसी में मान लो अगर हमारी वस्तु नीचे की ओर गति कर रही हो, नीचे की ओर उसको हम कई बार मुक्त पतन कहते हैं, फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, मुक्त पतन हो रहा है यानी स्वतंत्र रूप से गिर रही है नीचे की ओर, तब क्या है, हमारी गति की दिशा इस दिशा में है, त्वरण का मतलब यहाँ गुरुत्व के अधीन है, तो स्मॉल जी ये भी इसी दिशा में है। दोनों जब एक ही दिशा में है तो हमारे गति के समीकरणों में सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, ए के स्थान पर हमारा हो जाएगा जी का मतलब प्लस जी रखेंगे ना, धनात्मक मान, क्योंकि दोनों की दिशा समान है। तो अब हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान देना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस की जगह h और जे ए की जगह प्लस जी। और तीसरा समीकरण हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक चीज़ और,
जहाँ से हमें गति का वर्णन करना होता है उसकी तुलना में जिस भी स्थिति को हम मूल बिंदु मानेंगे, प्रायः जहाँ से गति प्रारंभ करेंगे, अगर उससे आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो यच का मान धनात्मक लेंगे, उससे नीचे की ओर आ रहे हैं तो यच का मान ऋणात्मक लेंगे। तो कई बार प्रश्नों में 2-3 तरीके हैं, जैसे मान लो कुछ ऊंचाई पर है, कभी कहा किसी टावर पर हैं, किसी मीनार पर हैं, किसी मंदिर के शिखर पर हैं, यानी भूसतह से कुछ ऊंचाई पर हैं। फिर वहाँ से मान लो आपने कहा कि अच्छा यहाँ से हमने पत्थर ऊपर की ओर फेंका और हम कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कितनी देर बाद नीचे गिरेगा। तो 2 तरीके होंगे हमारे पास लगाने को। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो हम किसी मंदिर के शिखर पर हैं, कुछ ऊंचाई है उसकी भूसतह से, मान लो यच ऊंचाई है, और वहाँ से हमने कहा कि एक पत्थर हमने ऊपर की ओर फेंका कुछ वेग से। ठीक, अब आपको बताना है कि बताओ वो कितने समय बाद नीचे गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, या समय पता है कि इतने समय बाद पृथ्वी पर गिरता है तो कितनी ऊंचाई रही होगी मंदिर की। ध्यान दीजिए, अभी जैसे इस प्रश्न को करना हो तो कैसे करेंगे, कुछ ऊंचाई पे गए तो मंदिर पे पहुँचे, फिर वहाँ से ऊपर की ओर को फेंके। अब आप चाहे तो ये कह सकते हो कि अच्छा जहाँ मंदिर के ऊपरी सिरे को आप 0 मान लो, स्थित मूल बिंदु मान लो, समझ लो वहाँ से गति प्रारंभ हो रही है, वहाँ से ऊपर की ओर फेंके, वस्तु पहले ऊपर जाएगी, वेग घटता जाएगा, शून्य वेग होगा, फिर नीचे आना शुरू होगी। और हाँ, एक तथ्य ये ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान से फेंके थे स्वतंत्र रूप से गिरते हुए जब वहाँ पहुँचेगी तो उतना ही वेग उसके पास होगा जितने वेग से वो ऊपर की ओर फेंकी गई थी। फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ उस समय उतना ही वेग उसने अर्जित कर लिया जितना उससे फेंके थे, और फिर उसके बाद वो गुरुत्व के अधीन लगातार नीचे गिरती जाएगी। तो इस तरह से हम गति को 2-3 खंडों में बांट के कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर तक जाके 0 होने तक का, और वहाँ 0 से गुरुत्व के अधीन नीचे तक गिरने का, या गुरुत्व के अधीन वहाँ से मंदिर के शिखर तक गिरे फिर शिखर से नीचे गए। एक तरीका ये सवाल लगाने का होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि चूँकि अंतिम दूरी हमारी क्या है, यच गहराई नीचे गए हैं ना इससे, तो यस की जगह सीधे -h रख दिए, और बाकी फिर यू का मान ध्यान रखते हुए कि गति की दिशा में ऊपर की ओर जा रहे तो धनात्मक, नीचे की ओर आ रहे तो ऋणात्मक। तो ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों को हल करेंगे तो देखेंगे। अभी मुख्य रूप से केवल इतना कि जब गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गति कर रही है तो त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण यानी ए के एक्सिलरेशन, ए के स्थान पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g रखेंगे। उसमें भी वस्तु की गति की दिशा और त्वरण की दिशा अगर एक ही है तो g का मान धनात्मक रखेंगे, और चूंकि गुरुत्व की दिशा या गुरुत्वीय त्वरण की दिशा या गुरुत्व बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, अगर आप सतह से कुछ ऊंचाई पर हो तो इसका मतलब जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, गति की दिशा ऊपर की ओर है, त्वरण नीचे की ओर है, तो g के स्थान पर -g रखेंगे। तब हमारे समीकरण मिलेंगे v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और जब वस्तु मान लो मुक्त रूप से नीचे गिर रही है गुरुत्व के अधीन, तो गति भी नीचे की ओर, त्वरण भी नीचे की ओर, ए के स्थान पे +g रखेंगे, तो हमारे गति के समीकरण हो जाएंगे v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। सावधानी के साथ जैसा भी प्रश्न में स्थित होगी हम लोग इनका उपयोग कर लेंगे। तो आज अभी इसी पर कुछ आंकिक प्रश्न आगे देखते हैं। एक प्रश्न देखते हैं। एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यदि कार का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो तथा ब्रेक लगाकर वही मंदन उत्पन्न किया जाए तो कार की नई अवरोधन दूरी क्या होगी। हमें क्या क्या मालूम है, एक बार वेग मालूम है और ये पता है कि अवरोधन दूरी कितनी है। दोबारा हम कह रहे हैं कि वेग तो हमने बदल दिया है पर मंदन अभी भी वही है, ब्रेक उसी तरह लगा रहे हैं, तो अब नई अवरोधन दूरी क्या होगी। तो प्रथम स्थिति में अगर हम मान लेते हैं, अच्छा मालूम क्या क्या है, मान लो पहली स्थिति में क्या है, एक तो वेग पता है v1 बराबर कितना है, अच्छा प्रारंभिक वेग है तो चाहे आप u1 कह लो इसको, u1 बराबर कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी अवरोधन दूरी यानी पहली स्थिति में मान लो d1 बराबर है तो 18 मीटर पता है। ठीक है, मंदन जो भी है मान लेते हैं, है ना, और मान लिया कि माना मंदन a1 वो a के बराबर है। ठीक, हम लोगों ने एक सूत्र लिखा था, अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं रख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि a हमारा मंदन है यानी त्वरण का ऋणात्मक मान है। अच्छा, और द्वितीय स्थिति में आपको क्या मालूम है, द्वितीय स्थिति में हमको वेग पता है यानी यू ही अगर कह लो u2 हमें पता है कि 25 मीटर प्रति सेकंड है, और मंदन अभी भी वही है, a2 का मान भी वही ही है जो पहले मंदन था, उस वही ब्रेक लगाई हैं, और नई अवरोधन दूरी यानी d2 निकालना है। ध्यान दीजिए, अगर हमें सूत्र याद हो तो
हमें सूत्र क्या मालूम था? अच्छा, सूत्र अगर ना पता हो तो हमारे पास गति का समीकरण क्या था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लो अगर सूत्र ना ध्यान में होता, v अंतिम वेग हो जाता था 0, u प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पर 2 माइनस ए इंटू ए डी करते थे, तो यहाँ से हम लोग देखते थे तो डी एस बराबर यू स्क्वायर अपान 2a आता था। ये इस दोबारा एक बार फिर से हमने इसलिए ध्यान दिला दिया कि मान लो अगर आपको सूत्र ना ध्यान में रहे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि गति के तीसरे समीकरण से रख करके निकाल लेंगे त्वरण की जगह ये। तो फिलहाल चूंकि हमें डी एस पता है कि यू स्क्वायर बटे 2a होता है, तो यहाँ से आप कहो कि अगर आप d1 कह रहे हो तो d1 कितना हो जाएगा? u1 स्क्वायर बटे 2a, और d2 कितना हो जाएगा? d2 हो जाएगा u2 स्क्वायर बटे 2a। क्यों? यहाँ पर हमारा a1 और a2 दोनों बराबर हैं, भाग दे देते हैं दोनों से, तो यह d2 बटे d1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर बटे 2a और बटा ये वाला u1 स्क्वायर बटे 2a। इसको आप कह सकते हो u2 स्क्वायर बटे 2a, और गुणा में करोगे तो ये 2a बटे u1 स्क्वायर, गुणा में करोगे तो आंसर और बदल जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये बचा u2 बटे u1 का होल स्क्वायर, u2 स्क्वायर बटे u1 स्क्वायर। ये क्या है? d2 बटे d1। हमें क्या निकालना है? हमें d2 निकालना है ना, दूसरी स्थिति में दूरी, तो d2 बराबर हो जाएगा u2 बटे u1 का स्क्वायर इंटू d1। मान रख देते हैं। अब हमें सबके मान पता है। u2 बाद वाला वेग कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड। u1 पहले का वेग कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका वर्ग, और पहले की दूरी कितनी है? 18 मीटर। यहाँ से d2 मिल जानी चाहिए। ये करोगे तो 5 बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे 18, ये हो जाएगा 25 बटे 9 गुणे 18, यानी मीटर में चल रहा है ये, और 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50, यानी 50 मीटर। तो हमारी नई अवरोधन दूरी क्या होगी? 50 मीटर। तो ये एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न है हम लोगों के पास, 40 मीटर ऊंची एक मीनार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है। पत्थर भूतल पर कितने समय पश्चात पहुंचेगा? इस प्रश्न को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक बार ध्यान से स्थिति देख लेते हैं। एक मीनार है, 40 मीटर ऊंची है। मान लो ये इस तरह से, ये मान लो एक मीनार है आपकी, और ये मीनार मान लो ये 40 मीटर आपकी ऊंची है, ठीक। और यहाँ से एक पत्थर फेंका गया है ऊपर की ओर। इस पत्थर का प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें यह निकालना है कि ये पत्थर वापस यहाँ कब पहुँचेगा, टी कितना होगा यहाँ तक पहुँचने में, भूतल तक में। इस प्रश्न को हम किस तरह से लगा सकते हैं? कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ से हम जब पत्थर को फेंके हैं ऊपर, ये ऊपर जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, कुछ दूरी जा कर के रुक जाएगा। अगर हम या तो कुछ दूरी निकाल लें कि यहाँ से ऊपर तक जाने में वो कितनी दूर तय किया होगा, वो दूरी मिल जाए, फिर वहाँ से वो गुरुत्व के अधीन गिरना शुरू करेगा, वहाँ u बराबर 0 हो जाएगा। तो ये दूरी प्लस 40 मीटर, इतनी दूरी कितनी देर में गिरेगा? तो यहाँ से उस उच्चतम बिंदु तक पहुँचने का समय प्लस वो उस दूरी से इस दूरी तक आने का समय, एक हम वैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ से फेंकेंगे तो ऊपर कितनी दूर जाके वो 0 होगा, जैसे v बराबर u माइनस जी टी से देखें, क्योंकि वेग ऊपर की ओर है, त्वरण नीचे की ओर है। तो पहले समीकरण से देखें तो v बराबर u माइनस जी टी, वहाँ से क्या कर सकते हैं? v बराबर 0, अंतिम वेग 0 कब होगा? u दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड और g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वहाँ से सरल करेंगे तो t बराबर 1 सेकंड आएगा, यानी यहाँ से 1 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा। अच्छा, इतना ही 1 सेकंड उसको यहाँ इस लेवल तक आने में लगेगा, और जब यहाँ आएगा तो उसका वेग इतना होगा, फिर इस प्रारंभिक वेग से इतनी ऊंचाई तक गिरने में कितना समय लगेगा? तो 1 सेकंड ऊपर का, 1 सेकंड यहाँ के लेवल तक आने का, और प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में देख लेंगे कितना लगेगा। तो उसको आप h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से निकाल सकते हो, ठीक। तो इस तरह हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, चाहे पहले से दूरी निकाल करके समय निकालें, चाहे समय समय ही अलग अलग खंडों का निकाल लें। अभी हम लोग उसके अलावा एक तीसरे तरीके से करेंगे। यहाँ क्या है, एक ही बार में सीधे समीकरण देखते हैं। अभी देखो, ये अगर हमारा संदर्भ बिंदु है, ठीक, मीनार की चोटी, तो यहाँ से पहुँचना हमारा अंतिम टारगेट क्या है? भूतल तक। यहाँ मान लो ये भूतल है, तो हमारा h कितना हो जाएगा? अगर इसको हम संदर्भ बिंदु माने यहाँ से, क्योंकि यहीं से समझ लो हमारी गति शुरू हो रही है, तो h यहाँ की तुलना में देखें तो 40 मीटर हुआ। वेग ऊपर की ओर है,
तो u का मान हम लोग धनात्मक लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, ध्यान दीजिएगा, गति अभी हम केवल यहाँ की गति की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर वेग है और त्वरण हमारा कितना है, त्वरण है नीचे की ओर है, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर त्वरण का मान हमने ऋणात्मक रख लिया है तो समीकरण में g के स्थान पर -g नहीं रखना है, तब सीधे प्लस चिन्ह के साथ देखेंगे। हमें निकालना क्या है, t। इस पूरी गति के दौरान समय कितना लगा रहा होगा। हम लोग आते हैं दूसरे समीकरण पर। ध्यान रखना, अगर g का मान ऋणात्मक आपने यहाँ रख लिया है तो सीधे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। तब यहाँ पर हम g की जगह -g नहीं रखेंगे, क्योंकि g की जगह हमने -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लिया है। ध्यान रखना, सीधे मान रख दो सबके। h का मान -40 मीटर और ये SI मात्रकों में है, ये भी SI, ये भी SI, ये भी SI मात्रकों में, कोई दिक्कत नहीं, समय जो भी आएगा सेकंड में आएगा। u का मान प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड t निकालना है, और हाफ g का मान -10, क्योंकि यहाँ पर गति इस दिशा में है और त्वरण नीचे की ओर है संदर्भ बिंदु के पास, इंटू टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ 1/2 और -10 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर बराबर -40। 40 को भी इधर लेके चले आओ आप, तो ये हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर, सॉरी इधर ही लेके इसको चले आते हैं तो धनात्मक हो जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल्स 0। इसको हम इधर लेके चले आए, 5 से भाग दे सकते हैं पूरे में, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स 0। ठीक, 8 और 1 दोनों का गुणा -8, इसके ऐसे खंड करो कि उनका अंतर -2 आ रहा हो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, t और मतलब गुणा -8 आए और अंतर -2 आए, तो कौन से खंड होंगे, -4 और 2, तो t स्क्वायर माइनस 4t और ये प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स 0 लिख सकते हैं, ऐसे बात वही हुई। t कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस 4 और यहाँ से आपका प्लस 2 कॉमन होगा तो t माइनस 4 इक्वल्स 0। इसका मतलब t प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स 0। अब यहाँ से दो स्थितियाँ बनती हैं, या तो t प्लस 2 बराबर 0 होगा या t माइनस 4 बराबर 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। ठीक, तो यदि t प्लस 2 बराबर 0 तो इसका मतलब t बराबर -2 सेकंड, और ये संभव नहीं है। क्यों? जब हमने पत्थर फेंका उसके पहले ही वो नीचे पहुंच गया था, तो ऐसा तो होता नहीं है। दूसरा, यदि आपका t माइनस 4 बराबर 0 है तो t बराबर 4 सेकंड, ये हमारा वांछित उत्तर होगा। हाँ, इस प्रश्न का भी अपना एक महत्व है, इस उत्तर का भी अपना एक महत्व है। हम लोग अगर गति को टुकड़ों में बांट करके देखते तो हम देखते कि यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड का समय लगता। u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ आने पे, h बराबर 40 मीटर, g बराबर +10, या इसी में रखते तो 40 10 प्लस 10 सरल करते वहाँ से तो t बराबर 2 सेकंड आता। तो ये जो t बराबर -2 सेकंड हमने कहा था वो तब के लिए था कि मान लो हम 2 सेकंड, ये तो ये मान के नहीं चल रहा है ना कि यहाँ से गति शुरू हुई, वो तब था कि मान लो अगर इसी स्टाइल में गति पहले से चलती रही होती तो 2 सेकंड पहले पत्थर यहाँ रहा होता। तो इसका मतलब उन्हीं परिस्थितियों में यहाँ से यहाँ जाने में अगर 2 सेकंड लगा था तो यहाँ से यहाँ लौटने में भी 2 सेकंड लगेगा। फिलहाल कई तरीके हमारे पास हैं, तो अभी फ़िलहाल ये है कि हमारे पास 4 सेकंड लगेगा पत्थर को मीनार की चोटी से इस दिशा में फेंकने के बाद भूतल तक पहुंचने में। तो कई तरीके हैं, बाकी अभ्यास के ऊपर है। एक सवाल और हम लोग देखते हैं। पिछले प्रश्न की भांति हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। एक गुब्बारा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह 90 मीटर ऊंचाई पर होता है तब इससे एक पैकेट गिराया जाता है। पैकेट के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग ये स्थिति पिछले वाले प्रश्न जैसी ही है। ध्यान देंगे, अंतर केवल कितना है। पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने कहा था कि मीनार है और मीनार की चोटी से आप कुछ ऊंचाई पर वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, कितना समय लगेगा। इस बार हम क्या कह रहे हैं कि कोई ये गुब्बारा है, मान लो ये गुब्बारा है और
गुब्बारा ये ऊपर की ओर हमारा इस वेग से गति कर रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और जब ये मान लो ये सतह है, भू सतह है, जब ये यहाँ से 90 मीटर ऊंचाई पर होता है, भू सतह से जब 90 मीटर ऊंचाई पर होता है, तब इससे हम एक पैकेट गिरा देते हैं, मान लो पैकेट P गिरा देते हैं, और हमें ये निकालना है कि ये पैकेट यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो उसमें संबंधित, उसमें स्थिर, उसके अंदर स्थित जो भी वस्तुएं होती हैं वह सभी उसी वेग से गतिमान होती हैं। जैसे मान लो आप बस से यात्रा कर रहे हो, बस अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है तो आप भी उसके साथ साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हो। इसीलिए अचानक मान लो, ठीक है, अच्छा बाकी डिटेल पर बाद में, अभी केवल इतना कि किसी गतिमान वस्तु के साथ संबद्ध सभी वस्तुएं उसी वेग से गति करेंगी। अब जब ये गुब्बारा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो इस गुब्बारे से हम जो पैकेट छोड़ेंगे, इस पैकेट का भी प्रारंभिक वेग अभी हमारा u वो 15 मीटर प्रति सेकंड ही होगा, और उसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि ये पैकेट सतह पर कितनी देर में गिरेगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न वाली स्थिति, वहाँ ये जो मीनार की ऊंचाई थी वहाँ पर, यहाँ पर ये भू सतह से दूरी है गुब्बारे की, वहाँ कुछ प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंके थे, यहाँ भी कुछ प्रारंभिक वेग से ये पैकेट ऊपर जा रहा है, क्योंकि गुब्बारा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गतिमान था, और हमें निकालना है कि कितने समय में ये पृथ्वी पर पहुँचेगा। ये अगर मान लेते हैं कि हमारा ये संदर्भ बिंदु है, ठीक, यानी यहाँ की तुलना में हम देखें तो अंतिम बिंदु क्या है, हमें पहुँचना यहाँ है, तो यच का मान हमारा कितना हो गया, -90 मीटर। इसको अगर हम 0 0 मान लें तो इसकी तुलना में 90 मीटर नीचे की ओर का मतलब ऋणात्मक दिशा में है। u का मान कितना है, u चूँकि ऊपर की ओर है, सॉरी, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अभी क्या है, शुरुआत में इस वस्तु की संदर्भ बिंदु के पास इस वस्तु का प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर है, और गुरुत्वीय त्वरण g हमारा नीचे की ओर है, g जो कि हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब g का मान हम लोग कितना रखेंगे, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति सेकंड स्क्वायर को, या सेकंड की पावर -2। हमें निकालना है समय कितना लगेगा। तो अगर हम संदर्भ बिंदु के पास जो भी राशियां हैं, ऊंचाई है, वेग है, त्वरण है, इनके मान चिन्ह सहित रख लें तो सीधे एक समीकरण बना लेंगे, हल कर लेंगे और उत्तर मिल जाएगा। तब हमें गति को 2 या 3 भागों में नहीं बांटना पड़ेगा, तो ये अपेक्षाकृत छोटा तरीका है। फिर वही पिछली बार की तरह दूसरा समीकरण, क्योंकि ऊंचाई भी है और समय भी है, तो दूसरा समीकरण क्या था हमारा, h बराबर ut प्लस हाफ GT² से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम -g इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि g की जगह हम मान में ही माइनस कर लिए हैं, -10। अब सीधे इसमें आप मान रख लो, h का मान -90। अच्छा, सभी SI मात्रकों में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, समय जो आएगा सेकंड में आएगा। u प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर है, समय निकालना ही है हमें कि कितना लगेगा, और प्लस हाफ g का मान गणना की सरलता के लिए हमने -10 रख लिया है, और t निकालना ही है। उसी तरह से 2 पंचे 10, -5 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 15t माइनस, और ये हो जाएगा -5t²। ठीक, इधर ले आते हैं इसको तो 0 कर लेते हैं इसको, या इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 5t² -15t -9t = 0। 5 से भाग दे देते हैं पूरे में तो थोड़ा छोटा हो जाएगा समीकरण, या t² -3t, और इसमें तो 18। अब -18 और इसका गुणांक +1, यानी दोनों का गुणा -18। आपको ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि गुणनफल -18 आए और जोड़ -3 आए, तो आएंगे क्या क्या, -6 और 3। ठीक, छतरी कटार -6 और 3 करोगे तो गुणा -18 और जोड़ -3, तो यानी इन खंडों में बांटोगे t² -6t + 3t, इसकी जगह लिख लिए इतना, -18 = 0, या इसी को सरल कर लिए तो t यहाँ से कॉमन इन दो में लिए तो t -6, और इन दोनों में 3 कॉमन ले लिए तो ये t -6 0, या इसको लिख सकते हैं t + 3 × t -6 = 0। उसी तरह पिछली बार की तरह 2 स्थितियाँ होंगी ना। फर्स्ट में क्या है, यदि t + 3 = 0 तो t = -3 सेकंड, और जब से आप नापना शुरू किए हो समय
उसके पहले तो भूतल पे पहुंच नहीं गया होगा। जैसे पिछले वाले में हमने कहा था कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर ये गिर रहा होता, इसी मतलब ये जिस परिस्थिति में यहाँ पहुँचा है, यहाँ से गया होता तो 3 सेकंड लगते वहाँ से वहाँ तक जाने में। खैर अभी फ़िलहाल उस पर नहीं आते हैं। अभी केवल ये कि तार्किक रूप से हमारा ये समय यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जब से गति प्रारंभ हुई है उसके कुछ देर बाद ही वापस आके ये पृथ्वी पे टकराएगा। तो t बराबर -3 सेकंड हमें नहीं मानना है। और दूसरी स्थिति हमारी क्या है कि अगर हमारा t-6 बराबर 0 है तो t बराबर 6 सेकंड होगा। और यही अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा उत्तर है इस स्थिति के लिए। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। बाकी अभी जैसे इसी सवाल को लगाने के हमारे पास 2 और तरीके हो सकते थे। यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, 0 होगा वेग, फिर वहाँ से मुक्त रूप से गिरेगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ से उच्चतम बिंदु तक जाने में कितना समय लगा होगा निकाल सकते थे हम, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर v बराबर 0, तो v बराबर u प्लस gt से निकाल देते तो हमारा t बराबर -1/1.5 सेकंड आता। फिर इतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगता तो 1.5-3 सेकंड हो जाता। यहाँ जब पहुँचता तो 15 मीटर प्रति सेकंड वेग नीचे की ओर होता। फिर इस वेग से इतनी ऊंचाई गिरने में हम सरल करते h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से तो 3 सेकंड आता। तो 1.5 3 और 3 ये 6 सेकंड समय होता। एक वैसे लगा सकते थे। दूसरा, यहाँ से उच्चतम बिंदु तक जाने में कितनी अधिकतम ऊंचाई होगी हम वो निकाल लेते, और जब वो हमें मिल जाता, मान लो v² बराबर u² प्लस 2gh से निकाल लेते, क्योंकि v वहाँ 0 है तो u² बराबर 2gh, या h बराबर u²/2g, u² 15² यानी 20। तो वहाँ से ऊंचाई मिल जाती। ऊंचाई में 90 मीटर और जोड़ देते तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। तो कई तरीके हमारे पास इसको लगाने के हो सकते थे, पर मेरी समझ से शॉर्टेस्ट सबसे छोटा तरीका ये है कि जहाँ ये संदर्भ बिंदु मान लो, यहाँ ध्यान से आप देख लो कि गति की दिशा अगर ऊपर की ओर है तो धनात्मक, नीचे की ओर है तो ऋणात्मक, ऊंचाई नीचे आ रही है तो ऋणात्मक, ऊपर जा रहे हो तो धनात्मक। त्वरण और गति की दिशा में अगर त्वरण गति की दिशा के विपरीत है तो ऋणात्मक। इतना रख करके सीधे हम लोग समीकरण बना लेंगे, सरल कर लेंगे, जो भी हमारा उत्तर आएगा वो सीधे। तो ये छोटा तरीका था, बाकी कर कई तरीके से सकते हैं। ठीक है, शेष आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अभ्यास करते रहिए प्रश्नों के, क्योंकि आंकिक प्रश्न तो अभ्यास के साथ आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।